लास्ट क्लास में हमने ओवरहेड का चैप्टर स्टार्ट किया था। नहीं किया था? किया था 100% हमने ओवरहेड का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस भी कर ली थी। ठीक है, तो लास्ट क्लास के बाद जो हमारा एग्जाम्पल 1 हो चुका है, उसके बाद मैं आपको भी स्टार्ट करूंगा पढ़ाना एग्जाम्पल नंबर 2 से। हाँ जी, ये रहा ये रहा आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। कंपनी प्रोड्यूसेस 2 और मोर प्रोडक्ट्स। जब एक प्रोडक्ट बना रही थी तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। एक प्रोडक्ट बन रहा था, उसमें कुछ मटेरियल लग रहा था, डायरेक्ट मटेरियल, उस पर कुछ लेबर काम कर रही थी, डायरेक्ट लेबर। हो सकता है उस पर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लग रहे हों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद फैक्ट्री में जो ऊपर के खर्चे लग रहे थे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन फैक्ट्री, वो सभी एक्सपेंसेस हमें वहां पर ऐड कर लेने थे, जिससे हमें पता लगता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट करने के बाद। अब जो आपकी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में एक ही प्रोडक्ट बन रहा था मेजरली, यानी कि अगर 100% प्रोडक्ट के होते हैं तो 95% तो एक ही प्रोडक्ट बनता है, बाकी 5% छोटी मोटी चीजें और कुछ बाय प्रोडक्ट वगैरह निकलता है जिसे आप सेल कर देते हो। मेजरली आप एक ही प्रोडक्ट बना रहे हो। तो वहां पर क्या होगा सर? वहां पर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जितने भी तमाम ओवरहेड्स हैं उन सभी को ऐड कर दोगे, क्योंकि साल के स्टार्टिंग में आपको पता रहना चाहिए कि मेरे एस्टिमेटेड ओवरहेड्स कितने होंगे, ताकि प्रोडक्ट को आप बनाओ तो उसमें आप ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवा सको। एक्चुअल बिल तो बाद में आएगा, साल खत्म होने के बाद पता लगेगा एक्चुअली में ये हुआ है। पर आपने जो बजटेड बनाए हैं ओवरहेड्स अपने, ये देख करके अच्छा इतनी कैपेसिटी पर हम प्लांट चलाने वाले हैं और हमारे हो सकता है बजटेड ओवरहेड्स इतने होंगे, तो उसके हिसाब से आपने लगा लिया कि इतनी कैपेसिटी पर मेरे इतने लेबर आवर्स का काम होगा और इतने मशीन आवर्स मेरे काम होगा। दोनों में से एक ले लोगे, डिपेंडिंग ऑन आप मशीन से ज्यादा काम करवाते हो और लेबर से ज्यादा काम कराते हो। हम लेते इसलिए हैं लेबर आर या मशीन आर, क्योंकि मेजरली आपके एक्सपेंसेस जो वेरिएबल इन नेचर हैं वो इनकर तभी होते हैं जब लेबर काम कर रही है, मशीन काम कर रही है। जो आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, लेबर काम करे या ना करे, मशीन चले या ना चले, फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो आपके होंगे ही। हालांकि वेरिएबल एक्सपेंसेस आपके तब होते हैं जब आपके लेबर काम कर रही है, मशीन काम कर रही है, यानी प्रोडक्शन हो रही है। और ये दोनों ही मेजर बहुत इजी मेजर्स हैं, इफेक्टिव मेजर्स हैं और सोचे समझे मेजर्स हैं। यानी कि आप पर लेबर आर देख सकते हो कि अच्छा एस्टिमेटेड 1 घंटा लेबर काम करती है, तो लेबर के काम करने के तो उसको पैसे मिलेंगे ही डायरेक्ट लेबर को, पर उसके साथ साथ 1 घंटे काम करने में बिजली, ये इलेक्ट्रिसिटी, ये सुपरवाइजर की सैलरी, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इतने डिपार्टमेंट के सबके एक्सपेंसेस जो हैं टोटल होते हैं, पर आवर कितने होंगे आपने देख लिया। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि अच्छा ये प्रोडक्ट में 1 घंटा लगा, लेबर ने काम किया, 1 घंटा मशीन चली, 2 घंटे काम किया, 3 घंटे काम किया, तो जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर लगा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वो तो आपको पता ही है, पर फैक्ट्री में ओवरहेड कितने लगे नहीं पता, इसीलिए आपने एस्टिमेटेड रेट पर जो आपने कैलकुलेट करी लेबर आर रेट या मशीन आर रेट, उस पर आपने ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करवा लिया। तो 1 घंटा लेबर अगर काम करेगी तो 10 रुपए के ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करेंगे। इस पीरियड में 100 घंटे लेबर ने काम किया, तो उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर लीजिए, तो 1000 रुपए के ओवरहेड्स आपके यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे इस प्रोडक्ट में। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात स्टार्ट होती है जब आपके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। यहां पर देखिए सर, इसलिए चिंता की बात है क्योंकि ये 2 या 2 से ज्यादा जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ इशू आएगा। क्या इशू आएगा? नीचे लिखा हुआ है। पहले आप ये देख लीजिए, फैक्ट्री बनी हुई है, उस फैक्ट्री में कुछ ऑफिसेज हैं अंदर, जहां पे प्रोडक्शन वाले बंदे बैठते होंगे, क्वालिटी कंट्रोल के बंदे बैठते होंगे। चलो क्वालिटी कंट्रोल के लिए तो सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर भी बैठ सकते हैं, पर यही कुछ प्रोडक्शन वाले बंदों के ऑफिसेज होंगे। लाइट्स वगैरह है, पावर हाउस लगा हुआ है और तमाम चीजें यहाँ पर लगी हुई है इधर उधर।
1, 2 एंड 3 आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यानी यहाँ पर प्रोडक्शन का कुछ ना कुछ काम होता है। ऐसा भी हो सकता है कि डिपार्टमेंट ए में एक प्रोडक्ट बन रहा है, डिपार्टमेंट बी में दूसरा, डिपार्टमेंट 3 में दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है, हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि प्रोडक्ट ए जो बन रहा है वो डिपार्टमेंट ए में जाता है, एक प्रोसेस में जाता है, फिर दूसरे प्रोडक्शन के प्रोसेस में जाता है, फिर तीसरे प्रोडक्शन के प्रोसेस में जाता है। ऐसे ही आपका प्रोडक्ट 2 भी तीनों में जाता है, प्रोडक्ट 3 भी आपका तीनों में जाता है। जितने भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं ABCD, वो सभी इन तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को यूज कर रहे हैं। पर ये जरूर होगा कि कोई आपका जो प्रोडक्ट है वो डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 को ज्यादा यूज करे, कोई प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है जो डिपार्टमेंट 2 या डिपार्टमेंट 3 को ज्यादा यूज करे। प्रॉब्लम आ गई ना सर? यहीं पर प्रॉब्लम है। देखिए, जब आप एक ही प्रोडक्ट बना रहे थे तो सारे ओवरहेड का टोटल कर एक रेट निकालते थे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ऐड कर देते थे फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम पर। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो जितना प्रोडक्ट आपने ए बनाया, जितना आपने बी बनाया, ए के तो आपने बनाए 10,000 यूनिट्स, बी के आपने बनाए 2,000 यूनिट्स। क्या दोनों प्रोडक्ट में बराबर डाल दें? आंसर इज नो। अच्छा, प्रोडक्ट ए में ज्यादा डाल दो ओवरहेड, प्रोडक्ट बी में कम डाल दो। पर मैं आपको बताता हूं, प्रोडक्ट बी जो था ना, वो प्रोडक्ट बी जो सिर्फ है वो डिपार्टमेंट 2 और 3 में ही काम चलता है उसका, डिपार्टमेंट ए में 1 में जाने का जरूरत नहीं पड़ता। जो आपका प्रोडक्ट बी है उसे डिपार्टमेंट 1 में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में जाने का काम नहीं पड़ता, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में जाता है और 3 में जाता है। क्या सारे ओवरहेड को ऐड कर कुछ ओवरहेड्स को ए में डाल दूं, प्रोडक्ट ए में, कुछ को बी में डाल दूं? बी वाला बोलेगा रुक जाओ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के ओवरहेड मेरे में मत डालना सर, क्योंकि मुझे 100% पता है कि मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 से कोई नाता नहीं है, मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 और 3 में जाकर बनकर तैयार हुआ हूं। तो इसीलिए यहां पर इशू आ जाता है कि कई सारे प्रोडक्ट हैं और कई सारे प्रोडक्ट जो हैं अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग परसेंटेज में यूज करेंगे। इसीलिए यहां पर हम एक ओवरहेड रेट ना निकालकर हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अलग अलग ओवरहेड रेट निकालते हैं। और जो हमारा प्रोडक्ट है, जितने भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, 2, 3, 4, 5 ABCD EF G H, जितने प्रोडक्ट बना रहे हो, वो जितनी देर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए में गए, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए की लेबर ने जितनी देर काम किया, उसके हिसाब से उस पर ओवरहेड हम चार्ज कर देंगे उस डिपार्टमेंट के। सिमिलरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 के, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 के ओवरहेड हम प्रोडक्ट्स में चार्ज कर देंगे जितनी जितनी देर वो वहां पर होकर आए, जितनी देर उन पर काम हुआ। इससे आपके जो फैक्ट्री ओवरहेड्स की एब्जॉर्प्शन है बहुत ही रैशनल हो जाएगी। यही एडवांटेज है डिपार्टमेंटल रेट्स की या अलग अलग फैक्ट्री ओवरहेड की रेट्स की, ओवरहेड की रेट्स की। आइए यहां पर देखते हैं, आपके 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है 1, 2, 3 और सर्विस डिपार्टमेंट है 4 एंड 5। हेयर कंपनी प्रोड्यूसेस मेनी प्रोडक्ट्स, फ्यू प्रोडक्ट्स यूज 80% डिपार्टमेंट 1 एंड 2 एंड 20% डिपार्टमेंट 3। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि मेजरली डिपार्टमेंट 1 एंड 2 में ही काम होता है और डिपार्टमेंट 3 को भी यूज करते हैं, बट 20% यूज करते हैं। और कुछ आपके ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 50% डिपार्टमेंट 1 एंड 2 को यूज करते हैं कंबाइंड, दोनों को मिलाकर, और डिपार्टमेंट 3 को 50% यूज करते हैं। यानी उनका जितना भी काम होता है डिपार्टमेंट 1 में थोड़ा सा होता है, डिपार्टमेंट 2 में थोड़ा सा होता है, मिलाकर 50% काम उनका फर्स्ट एंड सेकेंड डिपार्टमेंट में हो जाता है। और जो उनका मेजर काम है, आधा काम है, वो डिपार्टमेंट 3 में होता है। हर प्रोडक्ट के लिए मैं क्या करूं, उसमें कितने ओवरहेड डालूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सब में बराबर डाल दूंगा तो गलत हो जाएगा। किसी डिपार्टमेंट में कोई प्रोडक्ट जाता भी नहीं है, बहुत कम जाता है, और उस पर मैं सेम ही रेट से ओवरहेड चार्ज कर दूं तो बहुत गलत हो जाएगा ना। वो कहेगा भाई मैं 1 मिनट के लिए इस डिपार्टमेंट में गया था छोटा सा काम करने के लिए, और आपने तो खूब सारे ओवरहेड इस डिपार्टमेंट के मेरे ऊपर डाल दिए, क्योंकि आपने तो सारे ओवरहेड को टोटल कर लिया। आप हर प्रोडक्ट में सेम रेट से डाल रहे हो ओवरहेड्स को, जबकि मैं तो सिर्फ 1 घंटे के लिए इस डिपार्टमेंट में गया था, इस डिपार्टमेंट के तो मत डालो यार ओवरहेड्स, या बहुत ही कम डालो। इसीलिए हम हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ओवरहेड्स रेट निकालेंगे, हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ओवरहेड रेट्स कैलकुलेट करेंगे। सर फिर सर्विस डिपार्टमेंट का क्या होगा? सर सर्विस डिपार्टमेंट में तो प्रोडक्ट गए ही नहीं, प्रोडक्ट तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गए हैं, सर्विस डिपार्टमेंट में तो गए नहीं। तो भैया जो इनके ओवरहेड्स हैं सर्विस डिपार्टमेंट के, इन्होंने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही तो सर्विस प्रोवाइड करी है। सर्विस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? टू प्रोवाइड सर्विस।
अब कैंटीन का काम क्या है, वो क्या करेंगे, फैक्ट्री में जितने भी लोग हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के हों, 2 के हों, 3 के हों, देखा जाए तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 5 के भी हों, तो जो 4 है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सभी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और जो आपका सर्विस डिपार्टमेंट 5 है वो भी सबको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ 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 और यहाँ भी। भाई हो सकता है कि आपने कैंटीन बनाई, वहां कोई एक छोटी सी मशीन लगी है, ऑटोमेटिक मशीन लगी है, खराब हो गई, तो आपका मेंटेनेंस जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर मशीन ठीक करने आ गया, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो मशीन लगी है वो भी ठीक करता है। सिमिलरली आप कैंटीन में खाना बनाते हो, तो जो खाना बनाया जाता है वो ये वाला डिपार्टमेंट भी खाता है, ये भी, ये भी, ये भी, सभी लोग खाते हैं। तो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विस सबको प्रोवाइड कर रहा है। इसी के लिए जो सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स होंगे, इन्हें हम जिन जिनको सर्विस प्रोवाइड करी गई है उसमें बांट देंगे, इसने जिनको सर्विस प्रोवाइड करी है उनमें बांट देंगे। अल्टीमेटली क्या होगा सर, हम तब तक बांटते रहेंगे जब तक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट इन डिपार्टमेंट्स में बट नहीं जाती। यही आपका पूरा का पूरा ओवरहेड का चैप्टर है, और इस डिस्कशन के बाद आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मात्र 2 ही क्लासेस में सारे कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन करने बाकी रहेंगे। कॉन्सेप्ट एक, क्वेश्चन अनेक। ठीक है सर, आइए हम देखते हैं कैसे कैसे बांटते हैं, क्या क्या होता है, इस क्वेश्चन को समझते हैं, एग्जाम्पल को समझते हैं। कंपनी प्रोड्यूसेस मैनी प्रोडक्ट्स, फ्यू प्रोडक्ट जिसमें डिपार्टमेंट 1 एंड 2 ज्यादा यूज होता है, डिपार्टमेंट 3 कम यूज होता है, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें 50% डिपार्टमेंट 1 एंड 2 कंबाइंड यूज होता है और मेजरली डिपार्टमेंट 3 यूज होता है। यहां तक कि आपको बात समझ में आ गई है। नो प्रोडक्ट यूजेस डिपार्टमेंट 4 एंड 5, कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्टली डिपार्टमेंट 4 एंड 5 की सर्विस यूज नहीं कर रहा, यानी कि उसमें नहीं जा रहा, प्रोडक्ट नहीं जा रहा सर बनने के लिए डिपार्टमेंट 4 एंड 5 में, वो तो सर्विस डिपार्टमेंट है और वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने में इन्वॉल्व नहीं है। जो डिपार्टमेंट प्रोडक्ट बना रहा है उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं डिपार्टमेंट, दैट इज दीज डिपार्टमेंट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन बट प्रोवाइड सर्विसेज टू डिपार्टमेंट 1, 2 एंड 3। ठीक है सर, यहां तक बात हमें समझ में आ गई। इन दिस केस इफ वी फाइंड वन एब्जॉर्प्शन रेट, यानी कि हमने सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर लिया, डिपार्टमेंट 1 के ओवरहेड के एक्सपेंस, डिपार्टमेंट 2 के, डिपार्टमेंट 3 के, डिपार्टमेंट 4 के, डिपार्टमेंट 5 के, एंड एक्सपेंसेस डन इन फैक्ट्री इन जनरल, जो भी जनरल लाइटिंग वगैरह लगी है फैक्ट्री में, किसी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है पर बाहर लगी हुई है और फैक्ट्री के अंदर ही है, तो वो सारी चीजें हमने एक्सपेंसेस ऐड कर लिए फैक्ट्री के और उसे डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ लेबर आवर से या नंबर ऑफ मशीन आवर से, ताकि हम निकाल पाए लेबर आवर रेट या मशीन आवर रेट। भाई कोई ना कोई तो रेट चाहिए ना जिस रेट पर आप एब्जॉर्ब करवाओगे, कोई ना कोई तो रेट चाहिए आपको कि भैया इतना काम हुआ, इसके हिसाब से, इस रेट के हिसाब से इतने ओवरहेड इस प्रोडक्ट में डालने हैं। अगर एक जगह पर मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे हो, 5 प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट बना रहे हो, टोटल आपको फैक्ट्री का ओवरहेड पता भी है, तो एक एक प्रोडक्ट में कितना डालोगे, कोई ना कोई तो बेसिस चाहिए ना एक प्रोडक्ट में ओवरहेड को डालने के लिए। पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड आ रहे हैं 1 लाख रुपए के, 5 प्रोडक्ट बना रहे हो, सब में बराबर डाल दो? नहीं, जिस प्रोडक्ट ने ज्यादा यूज करा है उसमें ज्यादा डालेगा, जिसने कम यूज करी है सर्विसेज, जिस पर बनने में टाइम कम लगा है, उस पर कम ओवरहेड डालोगे। ऐसी तो कॉस्टिंग आती है, कॉस्ट बढ़ती है जितना टाइम आप इन्वेस्ट करते हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। तो इसीलिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में कोई प्रोडक्ट ज्यादा रहता है, कोई कम रहता है, अलग अलग इतने डिपार्टमेंट हैं आपके, तो उस हिसाब से आप लेबर आवर रेट या मशीन आवर रेट निकाल लेते हो, एक ऐसी रेट जिसके बेसिस पर आप उस प्रोडक्ट पे ओवरहेड ऐड कर सकते हो। ठीक है सर, इसे एब्जॉर्प्शन रेट भी बोलते हैं। दिस वन एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेटेड इज नोन एज ब्लैंकेट रेट विच वी हैव कैलकुलेटेड इन एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 में ऐसे ही कैलकुलेट किया था, यदि आप वैसी रेट ही कैलकुलेट करते हो तो इसको ब्लैंकेट रेट बोला जाता है, ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। हालांकि हाउएवर it is not possible here to use one absorption rate because company produces multiple products where few uses more department 1 and 2 and few use more department 3। कहीं पर डिपार्टमेंट 1 या 2 में ज्यादा काम हो रहा है, कहीं पर डिपार्टमेंट 3 में ज्यादा काम हो रहा है, तो भैया जितनी जितनी देर डिपार्टमेंट में रहेंगे उस डिपार्टमेंट की जितनी भी कॉस्ट आ रही है वो उस पर ज्यादा लगेगी, और जो प्रोडक्ट उस डिपार्टमेंट में कम देर के लिए काम करवाने आते हैं उस पर हम कम कॉस्ट डालेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एक ओवरहेड रेट हमें निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे देखेंगे। हेयर वी नीड टू फाइंड 3 डिफरेंट रेट्स फॉर 3 डिपार्टमेंट्स। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है सर, सर्विस डिपार्टमेंट के लिए तो रेट निकालेंगे नहीं क्योंकि प्रोडक्ट वहां पर कभी जाएगा नहीं,
प्रोडक्ट वहां पर कभी जाएगा नहीं। सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प कर रहे हैं, तो हम उसकी जो कॉस्ट है अल्टीमेटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर ही एलोकेट कर देंगे। जिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ज्यादा यूज हुआ है सर्विसेज, उस पर ज्यादा कॉस्ट हम डाल देंगे, तो इनडायरेक्टली सारी कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाएगी। ओवरहेड्स विल बी एब्जॉर्ब्ड इन 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग ऑन how much work is done on them in these departments. Therefore your question should be how to find different rates for different department, और यही पूरा का पूरा ओवरहेड का चैप्टर है। हर डिपार्टमेंट की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अलग ओवरहेड निकालना, यही आपका पूरा ओवरहेड का चैप्टर, और इसी का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले काम है कि आप कॉस्ट को एलोकेट कर लीजिए। कॉस्ट विच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मस्ट बी असाइन टू दैट डिपार्टमेंट ओनली। यानी कि हमारे केस में डिपार्टमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इन पांचों डिपार्टमेंट की जो इसकी इंडिविजुअली कॉस्ट, इसको मालूम है कि मेरे डिपार्टमेंट में ये कॉस्ट लगी है और दूसरे डिपार्टमेंट का इससे कोई नाता नहीं है, और ये फैक्ट्री की कॉस्ट भी नहीं है इन जनरल कि जो बाहर लग रही है, जो सभी डिपार्टमेंट में बटेगी, नहीं, ऐसी कॉस्ट लगी है जो मेरे डिपार्टमेंट में लगी है, मुझे पता है 10,000 रुपये का खर्चा आया है, तो वो तो आप एलोकेट कर लीजिए सर। डिपार्टमेंट 1 है, उसके नाम डाल दीजिए। डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट लग रही है, उसके नाम 3, 4, 5, जो कॉस्ट सिर्फ इनकी अपने ऊपर लग रही है और इनको एग्जैक्टली मालूम है कि ये कॉस्ट जो है मेरे पर ही लगी है और किसी डिपार्टमेंट पर नहीं लगी होगी, उस कॉस्ट को आप इस डिपार्टमेंट में एलोकेट कर लीजिए। जिस डिपार्टमेंट पर वो कॉस्ट इनकर हुई है उसे हम बोलते हैं एलोकेशन। कॉस्ट विच कैन नॉट बी असाइन टू एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। अब भाई फैक्ट्री के जनरल लाइटिंग वगैरह लगी हुई है, किसी एक डिपार्टमेंट की तो नहीं है ना, या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लाइटिंग लगी है पर उसका इंडिविजुअल बिल नहीं आता। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में लाइटिंग लगी है, 3 में लगी है, 4, 5 में लगी है सर्विस डिपार्टमेंट में, पर उसका इंडिविजुअल बिल नहीं आता। बिल तो पूरी फैक्ट्री का एक आता है। अब उस केस में आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर बिल में आपको नहीं पता कि कितने यूनिट्स डिपार्टमेंट ए में लगे, डिपार्टमेंट 1 में लगे, डिपार्टमेंट 2 में लगे, 3 में लगे, 4 में लगे, 5 में लगे, यू डोंट नो। हाँ, अगर आपने हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाहर एक मीटर लगवाया हुआ है, सब मीटर, जिसमें उसके यूनिट्स रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो फिर आप उस बेसिस पर बांट सकते हो। और अगर मीटर नहीं लगा है तो किसी और बेस पर बांट पाओगे। बट बिल तो आपके पास एक जहां पर आ रहा है, उसे हम एलोकेशन नहीं बोलते, उसे हम अपोर्शनमेंट बोलते हैं। अपोर्शनमेंट, कॉस्ट विच कैन नॉट बी असाइन टू एनी वन डिपार्टमेंट, ये जहां पर पूरी फैक्ट्री का बिल आता है तो आपको नहीं पता एक डिपार्टमेंट में कितना है, उसे आप एक सर्टेन बेसिस पर अपोर्शन कर दोगे। नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डिपार्टमेंट्स must be separated. Cost which cannot be assigned to any one particular department but needs to be distributed between the departments must be separated. उसके हिस्से करने, टुकड़े करने उस कॉस्ट के, उसे बोलते हैं कॉस्ट अपोर्शनमेंट। कॉस्ट इनकर्ड इन फैक्ट्री इन जनरल लाइक लाइट्स, पावर हाउस एक्सपेंस, फैक्ट्री ऑफिस एक्सपेंस, मतलब जो वहीं पर एक छोटे कैबिन वगैरह बने हुए हैं उसमें खर्चा लग रहा है, कैन नॉट बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू एनी वन डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट के अंदर भी जो खर्चे हो रहे हैं, लिख लीजिए अपने नोट्स में, नोट डाउन करके लिख लीजिए पॉइंट, डिपार्टमेंट के अंदर भी खर्चे हो रहे हैं पर उसका इंडिविजुअली बिल नहीं आता और ना ही ये पता लगता है कि भैया इस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हुआ है। बिल टोटल फैक्ट्री का आता है, डिपार्टमेंट ए बी सी डी 1 2 3 4 5 सब लोग यूज कर रहे हैं, बिल पूरी फैक्ट्री का आएगा। उस केस में भी आप अपोर्शन करेंगे, और जहां आपको पता है कि इस डिपार्टमेंट में सिर्फ ये कॉस्ट इनकर हुई है, दूसरे डिपार्टमेंट का इसका कोई नाता नहीं है, तो वहां पर उस कॉस्ट को आप उस डिपार्टमेंट में डाल देंगे, जिसको बोलते हैं एलोकेशन। एलोकेट कर दिया सर। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? दीज कॉस्ट नीड्स टू बी अपोर्शन्ड बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स विच एग्जिस्ट इन फैक्ट्री ऑन सम सूटेबल बेसिस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फैक्ट्री का रेंट है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं और रेंट का एक बिल आता है फैक्ट्री का। यूज तो सभी कर रहे हैं फैक्ट्री, सारे डिपार्टमेंट, तो किस में आप डालोगे फैक्ट्री का रेंट? सब में बांट दोगे, जिसको अपोर्शनमेंट बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया। जिसने जितना एरिया घेरा हुआ है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, उस एरिया के रेशो में फैक्ट्री का रेंट सब में अपोर्शन कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्योंकि रेंट ऑफ अ फैक्ट्री क्या है? डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ओवरहेड है सर, ऊपर के खर्चे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो अल्टीमेटली ओवरहेड की हम एक एब्जॉर्प्शन रेट निकालना चाहते हैं और हर डिपार्टमेंट की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अलग रेट निकालना चाहते हैं। उसके लिए हमें पहले सारे ओवरहेड को इकट्ठा करना पड़ेगा।
और जो ओवरहेड एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के उसको उसमें डाल देना पड़ेगा। उस कॉस्ट को जो कि आपके एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की नहीं है, ये पूरी फैक्ट्री की है, उसे हम सभी डिपार्टमेंट में एक सूटेबल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे कि रेंट ऑफ अ फैक्ट्री को हम फ्लोर एरिया के बेसिस पर उस रेशो में सभी डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लाइटिंग लगी है, एसी लगी है, तो जितने लाइट पॉइंट्स लगे हुए हैं, या अगर आपके पास यूनिट्स वगैरह है तो अच्छी बात है। अगर लाइट पॉइंट्स लगे हैं तो कितने लाइट पॉइंट्स है सर? टोटल 100 लाइट्स लगी हुई है, 50 लाइट तो अकेला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में लगी है, तो आधा एक्सपेंस तो बिजली का, लाइटिंग का एक्सपेंस वहीं पे जाएगा। पूरी बिजली का नहीं, लाइटिंग वाला अगर आपका सेपरेट बिल आता है तो वहां पर लाइटिंग का बिल चले जाएगा। एसी का बिल है भाई, यहाँ पर एसी लगा हुआ है, दूसरे में एसी लगा ही नहीं हुआ, जीरो, तो वहां पर बिल नहीं जाएगा। और जिस पर ज्यादा एसी लगे, कहीं पर 2 लगे कहीं 3 लगे, उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एसी का बिल। अगर बिल अलग अलग आता है, नहीं आता तो टोटल है वो एक पर्टिकुलर रेशो में बटेगा। जो भी आपको सही रेशो लगे उसमें बांट दीजिए। परक्यूसिट्स एंड लेबर वेलफेयर, ऊपर के खर्चे हैं एम्प्लॉयर के लिए, और जितने नंबर ऑफ वर्कर्स एक पर्टिकुलर जगह पर काम कर रहे हैं, भाई यहाँ पर 20 लोग काम करते हैं, यहाँ 50 लोग काम करते हैं, या 30 करते हैं इस डिपार्टमेंट में, जितना भी परक्यूसिट का एक्सपेंस आ रहा है उसमें बांट दो। एग्जैक्ट परक्यूसिट का बेनिफिट आप निकालना चाहोगे, क्योंकि ये मॉनेटरी नहीं है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट होता है, एम्प्लॉयर की तो कॉस्ट लग रही है, एग्जैक्टली निकालना चाहोगे बहुत टाइम लग जाएगा। जितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उसके रेशो में हर डिपार्टमेंट में अपोर्शन कर दो। जितने आपके जनरल ओवरहेड्स हैं, यानी कि जो बाकी के बच गए तमाम ओवरहेड्स, उसको लेबर आवर्स, मशीन आवर्स में, कहीं भाई इस डिपार्टमेंट में इतने लेबर आवर लगी, इतने मशीन आवर लगे, उस पर अपोर्शन कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। समझ गए आप? बस डिस्ट्रीब्यूट करना है सर। जैसे कि देखिए, पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, 4, 5, पहले तो एलोकेट कर दो भैया, जो एक्सपेंस, जो ओवरहेड जिस डिपार्टमेंट का है आपको एग्जैक्टली मालूम है तो उस डिपार्टमेंट में डाल दो। और जो ओवरहेड आपको टोटल में गिवन है उसको किसी सर्टेन अच्छे बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई, जिसने जितना यूज किया होगा उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फैक्ट्री रेंट को एरिया के हिसाब से, पावर को यूनिट्स कंज्यूम्ड के हिसाब से डाल दो, या कोई एक सर्टेन और कोई बेसिस पर, जो भी एग्जाम में दिया होगा सर बेसिस, आपको अपने आप से गेस नहीं करना। एग्जाम में आपको दिया होगा कि भाई ये एरिया है इस डिपार्टमेंट का, इतने यूनिट्स कंज्यूम हुए इस डिपार्टमेंट के, ये मशीन की वैल्यू है जिसका डेप्रिसिएशन हम बांट रही हैं, ठीक है। देखते हैं अदर ओवरहेड्स, अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ सुटेबल रेशियो। हाँ, जो भी सुटेबल रेशियो आपको लगे उसमें बांट दो यार, कॉमन सेंस है, रटने वाली बात नहीं है। 3-4 क्वेश्चन करोगे ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आ जाएगी। ऐसे आपके डिपार्टमेंट के फैक्ट्री ओवरहेड्स निकल जाएंगे, डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का, डिपार्टमेंट सी डी ई का। अब यार 1 2 3 4 बोल लो, या फिर आप ABCD बोल लो, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना। प्रॉब्लम ये आ गई कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 2 3 में तो काम हुआ था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 4 5 में कोई काम नहीं हुआ था, बल्कि इन्होंने सर्विस प्रोवाइड कर दी इन्हीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को। ये डायरेक्टली प्रोडक्शन में एंगेज नहीं है, और हमें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एक रेट निकालनी है सर। अगर हम सर्विस डिपार्टमेंट की भी रेट निकालने लग गए, किस हिसाब से हम प्रोडक्ट में वो कॉस्ट को डालेंगे? क्योंकि डालते हुए हम देखेंगे प्रोडक्ट इस डिपार्टमेंट में कितनी देर के लिए गया था, हम कहेंगे नहीं सर्विस डिपार्टमेंट में तो गया ही नहीं था, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गया था, तो उस केस में हम ठीक से फैक्ट्री ओवरहेड को नहीं डाल पाएंगे। अभी हमने टोटल फैक्ट्री ओवरहेड को हर डिपार्टमेंट में बांट दिया, जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट पर जो फैक्ट्री ओवरहेड्स गए हैं उसे हम दोबारा से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 2 3 में री अपोर्शन कर देंगे। इसको बोलते हैं री अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। कुछ नहीं करना सर, जिस डिपार्टमेंट के जितने ओवरहेड हैं उसमें डाल रही हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में एक प्रोडक्ट, जितने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट में ज्यादा देर के लिए जाएंगे, किसी में कम देर के लिए काम होगा। अगर हमें हर डिपार्टमेंट का एक पर्टिकुलर पता है कि 1 घंटे में इतने ओवरहेड उस डिपार्टमेंट में इनकर होते हैं, तो अगर मेरा प्रोडक्ट उसमें 1 घंटे के लिए जाता है, 2 घंटे के लिए काम करवाने जाता है, तो मैं उसके हिसाब से कुछ ओवरहेड उस प्रोडक्ट में डाल सकता हूं। जब मैं एक्चुअली में कॉस्टिंग निकाल पाऊंगा उसकी, तभी तो उसको मार्जिन ऐड करके बेच पाऊंगा। और इसीलिए सर्विस डिपार्टमेंट को जितने भी उसके खर्चे हुए हैं वो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में री अपोर्शन कर देंगे इन सुटेबल रेशो। The total factory overheads of service department should be redistributed between the production department, because service department works for production department and ultimately cost to be borne by the production department। कैसे करेंगे सर? भाई ये आपके ऊपर ओवरहेड्स आ गए थे, ये वही ओवरहेड है जो ऊपर आई हैं। 1 मिनट,
यहाँ पर जो ओवरहेड आए हैं ये ओवरहेड हमने सारे यहाँ पर लिख दिए। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देंगे और सर्विस डिपार्टमेंट 5 के ओवरहेड भी हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देंगे, जिसके बाद हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स आ जाएंगे फैक्ट्री के। एडमिन ओवरहेड्स की बात नहीं कर रहा, सेलिंग ओवरहेड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात कर रहा हूं अभी। हर डिपार्टमेंट के फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर मेरे पास आ गए तो उसको मैं डिवाइड कर दूंगा लेबर आर या मशीन आर से। मेरे पास क्या आ जाएगा सर, मेरे पास पर आवर की रेट आ जाएगी। लेबर आवर और मशीन आवर जो रेट है वो आप 3 डिपार्टमेंट की निकाल लेंगे। सर डिपार्टमेंट ए के कितने लेबर आर होंगे, मशीन आर होंगे, डिपार्टमेंट बी के, डिपार्टमेंट सी के, जो भी आपने एस्टिमेट करा है कि भाई इस डिपार्टमेंट में इतने तो ओवरहेड होंगे और इतनी देर मशीन काम करेगी या लेबर काम करेगी, तो उसके हिसाब से आपने एक पर आवर की रेट निकाल ली है। दिस विल बी यूज्ड टू चार्ज द ओवरहेड कॉस्ट टू द प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम दे आर यूज्ड, हाउ मच आवर्स दे यूज्ड ऑफ 3 डिपार्टमेंट्स। तीनों डिपार्टमेंट के जो भी उन्होंने यूज करे हैं आवर्स, उसके हिसाब से हम ओवरहेड्स उसमें बांट देंगे। इन एग्जाम्पल 2 ऑल्सो देयर कैन बी अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, जैसा हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में किया था। यानी कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कुछ और आ गया, या आपने कम देर काम करवाया, एस्टिमेट किया था कि भाई जो लेबर आवर्स हैं डिपार्टमेंट ए के जो होंगे वो 20,000 घंटे काम होंगे साल में, आपने 18,000 घंटे काम करवाया, तो उसके हिसाब से जो एब्जॉर्प्शन होगी वो अंडर एब्जॉर्प्शन हो गई। बाकी की जो एब्जॉर्प्शन है जो नहीं हुई उसका क्या करना है वो आप देख लेंगे, अलग अलग ट्रीटमेंट है। कॉस्टिंग पीएनएल में डाल सकते हैं सर, और अगर मैनेजमेंट का कोई फॉल्ट नहीं, एबनॉर्मल नहीं है, छोटा मोटा कोई चक्कर नहीं है, छोटा मोटा कोई लॉस नहीं है, तो उसकी एक अलग रेट निकाल कर आप उस प्रोडक्ट में ऐड कर देंगे कि भाई मेरे से गलती हो गई, एक्चुअली में मेरे को 18,000 घंटे के हिसाब से ही देखना चाहिए था कि काम होगा, बट मैंने 20,000 आवर्स को एस्टिमेट कर लिया कि इतनी देर काम हो जाएगा, उस वजह से मेरी जो रेट आई वो थोड़ी सी कम आ गई और एक्चुअली में काम 18,000 घंटे ही हुआ है। तो आप क्या करो, थोड़ी सी जो एक्सपेंसेस बच गए हैं ओवरहेड के जो एब्जॉर्ब हो जाने चाहिए थे वो और एब्जॉर्ब कर लो, अपनी कॉस्ट बढ़ा लो। कुछ हमारे गुड्स हैं जो बिक रहे होंगे, कुछ हैं जो फिनिश गुड्स में पड़े होंगे, सेमी फिनिश में पड़े होंगे, उन सभी में कॉस्ट को थोड़ा थोड़ा प्लस कर लो। और अगर आपने मान लो 25,000 घंटे काम करवा लिया, ओवरहेड तो उतने ही लगने हैं सर, एक्चुअल ओवरहेड आपके कुछ आ गए होंगे, काम बहुत ज्यादा करा लिया और इतना प्रोडक्शन कर लिया कि सब में थोड़ा थोड़ा ओवरहेड बटने के बाद आपने खूब सारा ओवरहेड बांट दिया, एक्चुअली में ओवरहेड उतना लगा नहीं। तो क्या करोगे आप, उसकी कॉस्ट ज्यादा आ गई है ना, तो उसकी कॉस्ट को थोड़ा थोड़ा कम भी कर सकते हो। पहले तो एस्टिमेटेड बेसिस पर ही बनाओगे ना, बाद में उसको देखोगे अब क्या करूं भाई, एक्चुअल जब आ गए तब आप उस एक्चुअल का और जो आपने एब्जॉर्ब करवाए उसके डिफरेंस का ट्रीटमेंट करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्चुअली जाता है। पर पहले देखने के लिए हमने एस्टिमेटेड बेसिस पे एब्जॉर्प्शन रेट निकाली थी और उसके बेस पर हमने एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन कर ली थी कि भाई मेरे हिसाब से इतनी कॉस्टिंग होगी इस प्रोडक्ट की। बाद में एक्चुअल डिफर आ गया तो ठीक है, हम उसके एडजस्टमेंट कर देंगे बाद में। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, तो यही ओवरहेड का चैप्टर है और इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो आपका रीअपोर्शन करना होता है ना, उसके कई मेथड्स गिवन है। एक है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एक है स्टेप मेथड, नॉन रेसिप्रोकल मेथड, एक है रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, जिसके 3 सब मेथड हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सब में चीज सेम ही करी हुई है। ये जो आपने यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट करा है ना, डिपार्टमेंट 4 के एक्सपेंस 3 डिपार्टमेंट में बांट दिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 5 के एक्सपेंसेस 3 डिपार्टमेंट में बांट दिए, इसके 3 4 5 मेथड्स हैं और वो मेथड्स मैं आपको कराऊंगा, जिसके बाद आपका ओवरहेड का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सर। वैसे भी आप देख सकते हैं 16 में से 7 पेजेस तो हो भी चुके हैं। ये मेथड करेंगे तब तक आपके लगभग पूरा ही कोर्स हो जाएगा ओवरहेड चैप्टर तक। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोलता है, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया है कि सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है उसको हमने सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटा। मतलब पहले सर्विस डिपार्टमेंट 4 की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 2 3 में बांट दिया, फिर सर्विस डिपार्टमेंट 5 की जो कॉस्ट थी उसके जो ओवरहेड थे उसे हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 2 3 में बांट दिया। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है ना। एक्चुअली में आप देखोगे तो यहां पर हमने बात करी थी कि जो सर्विस डिपार्टमेंट 4 है वो 1 को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 को भी, 3 को भी और 5th
वाले सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा, तो इसकी कॉस्ट चारों में बंटनी चाहिए। सिमिलरली जो डिपार्टमेंट 5 है वो इसको भी सर्विस दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, तो वो चारों में बंटनी चाहिए इसकी कॉस्ट। तब तक बंटनी चाहिए जब तक सर्विस डिपार्टमेंट की सारी कॉस्ट बट के डिपार्टमेंट 1 2 3 तक ना पहुंच जाए। इसके लिए अलग मेथड्स बनाए हुए हैं। दूसरा मेथड जो आपका कहता है वो है आपका नॉन रेसिप्रोकल मेथड, स्टेप मेथड। ये क्या बोलता है? ये कहता है, यहां पर इसको मार्क कर लीजिएगा, ये कहता है कि डिपार्टमेंट जिसने ज्यादा नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करी है, जो डिपार्टमेंट ज्यादा नंबर ऑफ सर्विसेज दे रहा है, ज्यादा अमाउंट की सर्विस नहीं, ज्यादा नंबर, यानी कि एक डिपार्टमेंट है तो 10 टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है, दूसरा सिर्फ 2 ही सर्विस प्रोवाइड करता है, 2 ही टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है, तो जो ज्यादा सर्विसेज दे रहा है, तो जो ज्यादा नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसको आप पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट इसकी सर्विस ले रहा होगा। ठीक है ना? एक मेथड तो डायरेक्ट मेथड हो गया। डायरेक्ट मेथड बोलता है कि सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दो, पहले एक के डाल दो फिर दूसरे के डाल दो, बात खत्म। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है उसको रीअपोर्शन करना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही बनता है। इसके लिए हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ही पर आवर रेट निकालनी है, ओवरहेड की, एब्जॉर्प्शन रेट बोलते हैं उसे। पहला मेथड डायरेक्ट था, दूसरा क्या कहते हैं? नॉन रेसिप्रोकल मेथड। नॉन रेसिप्रोकल या स्टेप मेथड, स्टेप यानी एक स्टेप फिर उसके बाद दूसरा स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ये मेथड बोलता है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट ज्यादा नंबर ऑफ सर्विसेज दे रहा है, पहले उसके ओवरहेड बाकियों में बांट दो, प्रोडक्शन हो और बाकी के सर्विस डिपार्टमेंट जिनको ये सर्विस दे रहे हैं उन सभी में बांट दो। जिस भी डिपार्टमेंट को इसने सर्विस दी है उन सभी में उन रेशो में बांट दो जितनी जितनी उन्होंने सर्विस ली है, और बाद में जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है जो इससे कम नंबर ऑफ सर्विस दे रहा है, फिर उसके आप सारे के सारे ओवरहेड्स को बांट दो। ये मेथड कहता है। इसकी इलस्ट्रेशन जो है पेज नंबर 4.16 पे गिवन है इलस्ट्रेशन 2, और इसकी इलस्ट्रेशन 1 गिवन है 4.14 पर। और कुछ मेथड है, एग्जाम्पल करेंगे सर तभी समझ में आएगा, बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ आएगा। पर आपके 3 मेथड और हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ट्रायल एरर मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसको भी हम बाद में करेंगे। यहां पर हमने करना स्टार्ट भी कर दिया इलस्ट्रेशन नंबर 3 में। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड के लिए आपको यहां पर क्वेश्चन गिवन है, यहां पर दिया है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी है, जो बॉयलर हाउस है और पंप हाउस है वो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं हो सकते, इसके लिए आपके सर्विस डिपार्टमेंट है। इसके लिए आपके सर्विस डिपार्टमेंट है। बॉयलर हाउस एक सर्विस डिपार्टमेंट है और पंप हाउस एक सर्विस डिपार्टमेंट है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। यहां पर क्लियरली मेंशन है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, और ये भी गिवन है कि ये बॉयलर हाउस की कितने कितने परसेंट सर्विस यूज करते हैं। 60% ये करता है, 35% ये करता है, और बॉयलर हाउस की 5% सर्विस तो पंप हाउस भी रिसीव करता है। सिमिलरली जो पंप हाउस है, जो आपका पंप हाउस है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को भी सर्विस देता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी को भी सर्विस देता है, और बॉयलर हाउस को भी सर्विस प्रोवाइड करता है। सबका मिला के 100% प्रोवाइड करता है। बॉयलर हाउस के जो ओवरहेड है वो 3 लाख के हैं, 3 लाख रुपीज। इसके हैं जो 60,000 के ओवरहेड हैं, इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ठीक है ना? ये सारे के सारे रेसिप्रोकल सर्विस मेथड हैं, यानी कि एक सर्विस डिपार्टमेंट है दूसरों को भी सर्विस दे रहा है, दूसरा वाला पहले को भी सर्विस दे रहा है, मतलब मल्टीपल सर्विस पे सर्विस, सर्विस डिपार्टमेंट ही आपस में सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहे हैं और चले जा रहे हैं, रेसिप्रोकल मेथड। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वेशन के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। लेट एक्स बी द एक्सपेंसेस ऑफ बॉयलर हाउस आफ्टर रीअपोर्शनमेंट। लेट एक्स बी द एक्सपेंसेस ऑफ बॉयलर हाउस आफ्टर अपोर्शनमेंट ऑफ पंप हाउस इज एक्सपेंसेस। भाई पंप हाउस जो है उसके एक्सपेंसेस अपोर्शन करने के बाद बॉयलर हाउस के जो एक्सपेंसेस हैं उसको एक्स मान लिया। अपोर्शन करने से पहले आए वो तो मेरे को पता है, बॉयलर हाउस के 3 लाख रुपए के एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड्स हैं। पंप हाउस जो है, पंप रूम है, इस सर्विस डिपार्टमेंट के 60,000 रुपए के एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड्स हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई जो पंप हाउस है वो पंप हाउस के एक्सपेंसेस जो मैं बॉयलर हाउस में डाल देता हूं, क्योंकि बॉयलर हाउस भी सर्विस यूज कर रहा है, वो डालने के बाद बॉयलर हाउस के जो एक्सपेंसेस बनेंगे वो एक्स बनेंगे। और सिमिलरली जो पंप हाउस है इसमें मैं अगर बॉयलर हाउस के जो एक्सपेंसेस हैं वो डाल दूं, जितनी सर्विसेज ने बॉयलर हाउस की ली है, उसके बाद जो एक्सपेंस बनेंगे वो वाई हैं। यानी जो एक्स है वो क्या है?
3 लाख के एक्सपेंसेस तो हैं ही बॉयलर हाउस के, और उसके बाद जो 50% एक्सपेंस अगर मैं वाई के डाल दूं, क्योंकि भाई 50% एक्सपेंस जो हैं बॉयलर हाउस में जाने चाहिए, बॉयलर हाउस इज यूजिंग 50% ऑफ दी सर्विसेज ऑफ पंप हाउस, तो ये आ जाएगा मेरा 3 लाख प्लस 1/2 वाई। सिमिलरली जो वाई है उसमें 60,000 के एक्सपेंसेस तो हैं ही, और साथ में जो एक्स डिपार्टमेंट है यानी कि जो आपका बॉयलर है वो भी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसमें से 5% पंप हाउस को कर रहा है। ये देखिए 5% पंप हाउस को सर्विस दे रहा है। अगर मैं वो डाल दूं तो उसके बाद मेरे पास फाइनल पंप हाउस के एक्सपेंस आ जाएंगे, ओवरहेड आ जाएंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए सर, तो एक्स और वाई की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। वाई आपका आ गया 76,923 पंप हाउस, और जो आपका बॉयलर हाउस है वो आ गया 3,38,462। अब ये जो है इन्होंने आपस में जो देना था, एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करनी थी, वो सर्विस प्रोवाइड एक दूसरे को जो करी है उसके एक्सपेंस डालने के बाद इनके एक्सपेंसेस आए। अब ये जो एक्सपेंस है इसको डायरेक्टली आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे सर? पंप हाउस के 10% यहां डाल दो, जो टोटल निकल कर आ गए आफ्टर पंप हाउस के एक्सपेंसेस जो थे कितने 60,000, और जो बॉयलर हाउस ने पंप हाउस को सर्विस प्रोवाइड करी उसके भी जोड़ने के बाद जो एक्सपेंसेस आ गए, अब उसे आप सिर्फ पंप हाउस के एक्सपेंसेस को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी में डाल दो। और सिमिलरली बॉयलर हाउस के जो एक्सपेंसेस पहले ही थे, साथ में बॉयलर हाउस ने जो पंप हाउस की सर्विस ली है उसके एक्सपेंसेस भी जोड़ दिए, तो 3 लाख में ऐड कर लिए एक्सपेंसेस, 3,38,000 आ गए। इक्वेशन सॉल्व करके इसको आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी में डाल दो। 60% इसने लिया, 35% इसने लिया, ठीक है ना। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड कहता है मैनुअल मेथड विदाउट इक्वेशन। अगर इक्वेशन के बिना करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, इसे बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। टेकिंग सेम एग्जांपल जो ऊपर गिवन है, इस मेथड से मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे। सेम ही आंसर आएगा हर मेथड से, रेसिप्रोकल वाले मेथड से, हर मेथड से सेम आंसर आएगा, कोई भी ले लो, ठीक है ना। इसके 3 तरीके हैं, बस एक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिया, बहुत सिंपल है। ट्रायल एरर में आपने बोला ठीक है इसके 3 लाख के एक्सपेंस है बॉयलर हाउस के, और पंप हाउस जो है उसके 60,000 के एक्सपेंस है। आपने बोला देख भाई जो बॉयलर है वो 5% अपनी सर्विस पंप हाउस को देता है, 5% ऑफ 3 लाख टू पंप डिपार्टमेंट, और बाकी डिस्ट्रीब्यूट करता है एबी को, ठीक है। तो इसके मैंने 5% एक्सपेंसेस जो हैं वो पंप हाउस में डाल दिए, क्योंकि पंप हाउस बॉयलर हाउस की सर्विस ले रहा है 5%, तो मैंने डाल दिए। इसके टोटल एक्सपेंस आ गए 75,000। फिर मैं बोलता हूँ अरे जो डिपार्टमेंट वाई है तुम्हें पता है उसकी 50% सर्विस तो बॉयलर डिपार्टमेंट ही ले रहा है, बॉयलर हाउस ही ले रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो इसके 50% एक्सपेंस यहां जाएंगे। अब यहां चले गए, पहले इसके 3 लाख एक्सपेंस थे, 37,500 इसमें और आ गए, क्योंकि इसने और डिपार्टमेंट से भी तो सर्विस ली है, तो उस डिपार्टमेंट, उस सर्विस डिपार्टमेंट के भी तो ओवरहेड इसमें आएंगे। अब क्या होगा सर? मैंने कहा भाई देख बॉयलर हाउस के जो एक्सपेंसेस हैं इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ सब में, और इसमें से 5% ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि पंप हाउस में जाएंगे, क्योंकि पंप हाउस ने इसकी सर्विस ली है 5%। तो फिर यहां चले गए, यहां पर 1875 आ गया। अब मैं कहता हूं जो पंप हाउस है 1875 इसके ओवरहेड और आ गए हैं, और इसकी जो सर्विस लेता है 50% तो बॉयलर हाउस ही लेता है, तो 50% यहां डाल देता हूं। बाकी डिपार्टमेंट में डालूंगा, बट 5% मैंने यहां डाल दिए। अब बॉयलर डिपार्टमेंट आ गया, मैंने कहा इसकी तो 5% सर्विस पंप हाउस ने लिए, 5% एक्सपेंस यहां डाल दिए, और इसकी 50% सर्विस ये ले रहा है तो यहां डाल दिया। जब तक ये जीरो ना हो जाए, जीरो यानी 1 समथिंग ना आ जाए, तब तक आप डालते रहो। टोटल करोगे कि भाई 3 लाख तो बॉयलर के एक्सपेंसेस थे ही बॉयलर हाउस के, साथ में जो पंप हाउस के एक्सपेंसेस थे जिसको बॉयलर हाउस ने यूज करा कुछ सर्टेन परसेंटेज, अगर उसके भी जितने एक्सपेंस बनते हैं उतना मैं ऐड कर दूं, तो टोटल निकल कर आएगा कि इसके एक्सपेंस तो 3,38,000 और इसके 76,921 है। क्या कह रहे हो आप? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, और यही आपका पुराने क्वेश्चन में निकल कर आया था, 3,38,000 76,923। ये मैंने मैनुअली करके दिखा दिया आपको। जो आपका तीसरा मेथड है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, वो कहते हैं एक काम करो, यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को भी रख लो, बी को भी रख लो, बॉयलर हाउस और पंप हाउस को भी रख लो, और इनके जो टोटल ओवरहेड्स हैं, अगर इसके कुछ ओवरहेड हैं तो लिख लीजिएगा जो भी ओवरहेड्स इसके पहले से हैं, और बॉयलर हाउस और पंप हाउस के जो ओवरहेड्स हैं उसे अभी हम बांटेंगे। पहले मैं बॉयलर हाउस के एक्सपेंस बांटूंगा, या कोई भी एक ले लो आपकी मर्जी है।
तो 3 लाख के एक्सपेंस आपने सब में बांट दिए। भाई इसने 60% यूज करा, इसने 35% यूज करा, इसने 5% यूज करा। कहाँ गिवन है सर? क्वेश्चन में ही गिवन था। क्वेश्चन में ही बताया होगा कि भैया बॉयलर हाउस की जो सर्विस है वो इतने डिपार्टमेंट इस रेशो में यूज कर रहे हैं और पंप हाउस की जो सर्विस है वो इस रेशो में यूज कर रहे हैं। तो मैंने बॉयलर हाउस के एक्सपेंसेस पहले बांट दिए, फिर मैंने कहा अच्छा पंप हाउस है इसके बांट देता हूँ। पहले 60,000 थे, 15,000 और आ गए, 75,000 बांट देता हूँ उन डिपार्टमेंट में जो इसको यूज कर रहे हैं। भाई 10% ये यूज करता है, 40% ये, 50% ये यूज करता है बॉयलर डिपार्टमेंट। पंप हाउस के तो एक्सपेंस 0 हो गए, पर बॉयलर डिपार्टमेंट में 37,500 आ गए। ऊपर वाला जो मैंने मेथड किया था इसमें मैंने सिर्फ बॉयलर पंप रखा था जिसको ट्रायल एरर मेथड बोलते हैं। अगर आप उसके साथ में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी लिख लो कि अच्छा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बाकी के एक्सपेंसेस जा रहे होंगे, उसे भी अगर आप साइड में दिखा दो तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का नाम आ गया। और यही 3 मेथड है, इसके बाद कोई मेथड नहीं है, चैप्टर खत्म। यहां पर आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट आपने कर दिया, ठीक है भाई, जिस जिस रेशियो में जो जो सर्विस ले रहा है आपस में आपने उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एक्सपेंस नहीं बांटने, सर्विस डिपार्टमेंट के बांटने जिस रेशियो में बाकी डिपार्टमेंट इसकी सर्विस ले रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमें सर्विस डिपार्टमेंट में हमारा प्रोडक्ट नहीं जाता और उसमें ओवरहेड में 0 करने बाकी डिपार्टमेंट में बांट के, और वही काम हम कर रहे हैं अलग अलग मेथड से। तो यहाँ हमने बांट दिया, फिर बॉयलर डिपार्टमेंट है उसके जो ओवरहेड हैं जितने जितने रेशियो में जो यूज कर रहे हैं उसको बांट दिया। अब इसमें आ गया 1875 को फिर मैंने बांट दिया, 50% ये यूज कर रहा है, 40% ये यूज कर रहा है डिपार्टमेंट, 10% ये यूज कर रहा है। फिर इसके 937.5 के एक्सपेंसेस जैसे जैसे ये यूज कर रहे हैं उसमें बांटते रहूंगा, कुछ कुछ इन सर्विस डिपार्टमेंट में आते रहेगा। फिर इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, भाई 46.87 यहाँ पर आ गए, इसको बाकी डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो जिस रेशियो में बाकी सब डिपार्टमेंट इसकी सर्विस ले रहे हैं। अब ये तो 0 हो गया, पर ये तो आ गया 23 रुपए, इसको तो डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे बॉयलर डिपार्टमेंट के एक्सपेंस को। तो फिर मैंने बांट दिया, अच्छा ये इतना ले रहा है, ये इतना ले रहा है, ये इतना ले रहा है, तीनों में बांट दिया। इसे माइनस कर दिया यहाँ पे नेगेटिव, और बाकी तीनों में बांट दिया जिस जिस परसेंटेज में क्वेश्चन में गिवन है कि आपकी सर्विस यूज कर रहे हैं। अच्छा मैंने कहा ये तो 1 पॉइंट आ गया, चलो इसको बांट देते हैं, आधा यहाँ गया, बाकी यहाँ गया। अब ये 0.8 बच गया, 0.8 आपने बांट दिया। अब यहाँ कुछ पॉइंट में आएगा 0.00, वो 0 के बराबर ही हो गया, और इतने इतने डिपार्टमेंट ने जो सर्विस ली वहाँ डाल दिया, इन डिपार्टमेंट ने जो सर्विस ली वो यहाँ डाल दिया, और यहाँ तो 0 ही हो गया। और यहाँ पर ओवरहेड आ गए इनके खुद के ओवरहेड्स जो इसमें हमने एलोकेट करे थे और अपोर्शन करे थे, और सर्विस डिपार्टमेंट के जो रीअपोर्शन कर दिए ओवरहेड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास चले गए, वो सब ऐड कर हमें पता लग गया जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के इतने ओवरहेड्स हैं, और इसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ लेबर और मशीन आवर से, तो इन दोनों डिपार्टमेंट की रेट आ जाएगी। तीनों तो नहीं, दोनों डिपार्टमेंट की। बात खत्म, पैसा हजम, खत्म बेटा खत्म। चैप्टर आपका हो गया दोस्तों खत्म, पूरा हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड खत्म हुए तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आ गए, नॉट डायरेक्टली इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन। जी हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में तो प्रोडक्शन का दूर दूर तक नाता नहीं है। सर्विस डिपार्टमेंट तो फिर भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो डायरेक्टली इंगेज है प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट का ज्यादा कोई रोल नहीं था प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उनके एक्सपेंसेस हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही डाल दिए थे। पर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी तो एलोकेट करना है। जी हाँ, उसको भी आप कर सकते हो। 2 मेथड हैं, या तो कॉस्टिंग पीएनएल में डाल दो, प्रोडक्ट में डालो ही मत। इसकी डिसएडवांटेज है कि प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम आएगी, जो कि गलत है। एक्चुअली में जो खर्चा लग रहा है पूरी कंपनी में, अल्टीमेट तो हमें प्रोडक्ट से ही रिकवर करना है, तो प्रोडक्ट में डालना चाहिए। अगर हम प्रोडक्ट की कॉस्टिंग देख रहे हैं तो उसमें फैक्ट्री में जो बनने का खर्चा लगा वो तो ठीक ही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी बनने तक का खर्चा लगा वो तो ठीक ही है, पर जो बैकएंड पर काम कर रही है टीम ऑफिस में बैठकर, चाहे वो परचेज ऑर्डर को रिसीव करना हो, प्रोसेस करना हो, एंट्रियां पास करना हो, तो प्रोडक्ट से डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट बन रहे हैं तभी अकाउंटिंग एंट्रीज हो रही है, तभी उसके हमें जो प्रोडक्शन करने के लिए चीजें चाहिए उसके खर्चे हो रही हैं, उसको प्रोसेस वगैरह हम कर रहे हैं। आपके लेबर को हमें रिक्रूट करना है, एचआर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो जितना भी काम कर रहे हैं ऑफिस एंड एडमिन में, उनके खर्चों को भी आप एक सर्टेन बेसिस पर बांट सकते हैं, सुटेबल बेसिस पर। अब वो कुछ भी हो सकता है सर। सिमिलरली जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स हैं, अगर आप एक पर्टिकुलर कमीशन दे रहे हैं, जितना बिका 5% कमीशन मिलेगी, तो सेल वैल्यू का 5% डाल दो, उसी प्रोडक्ट में डाल दो। हम तो कॉस्ट शीट अपने एनालिसिस के लिए बना रहे हैं ना सर, हमें किसी को दिखानी तो नहीं है बाहर वालों को। बाहर वालों को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाते हैं, अपनी जो अंदर की कॉस्ट शीट बनती है, सब डेटा डिटेल एनालिसिस वगैरह होती है, ये सब मैनेजमेंट अपने लिए कर रही है डिसीजन मेकिंग के लिए, या फिर उससे कुछ वो एनालिसिस कर पाए। तो सिमिलरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं, उसे भी आप क्या करोगे, प्रोडक्ट और जॉब पे ऐड कर दोगे,
जो भी आपने गुड्स बेचे, जो गुड्स बेच रहे हो उसमें ही एडमिन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड आप ऐड कर दोगे एक सर्टेन बेसिस पर। अब कोई भी मेथड कर सकते हो, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पर कर सकते हो, कोई एक रेशियो ऑफ COGS कि भाई टोटल मेरे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स इतने लगे हैं और मैंने 10 प्रोडक्ट बेचे, प्रोडक्ट ए मैंने इतने नंबर ऑफ यूनिट बेचा, इतना बी बेचा, सी बेचा, डी बेचा, इतने प्रोडक्ट बेचे, उसी रेशियो में आपने सारे के सारे ओवरहेड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बांट दिए, या फिर जो भी उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उस रेशियो में बांट दिए, या फिर कोई भी आपने रेशियो ले लिया सेल्स वैल्यू का या किसी भी रेशियो में आपने बांट दिए, जो भी रेशियो आपको सही लगता है। यहां तक की बात हो गई है तो एक बार कैपेसिटी देख लेते हैं। कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी तो आप समझते हैं ना, एक्टिविटी लेवल में मैंने आपको कैपेसिटी बताया था। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऐसी कैपेसिटी होती है जिसे हम रेटेड कैपेसिटी भी बोलते हैं, जो कि मैक्सिमम कैपेसिटी होती है प्रोड्यूसिंग गुड्स सर्विसेज। यानी कि आपने प्लांट लगाया है 7000 टन कैपेसिटी का, इसका मतलब इस प्लांट की मैक्सिमम कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है कि 7000 टन तक ये प्रोड्यूस कर सकती है। रेगुलर चले, लगातार चले, 24 घंटे चले, 7000 टन इसमें प्रोडक्शन हो सकती है, वो इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। पर प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। इसे हम ऑपरेटिंग कैपेसिटी बोलते हैं, यानी कि इस पर मैं ऑपरेट करना चाहता हूं। दैट इज आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट लॉस ऑफ टाइम ड्यू टू रिपेयर्स। भाई कुछ टाइम रिपेयर्स में जाएगा, मेरा प्लांट बंद रहेगा, सेटिंग अप का टाइम जाएगा, प्लांट को स्टार्ट करने का, बंद करने का टाइम जाएगा, 24 घंटे में नहीं चलाऊंगा, बीच में बंद भी करूंगा, ब्रेक भी दूंगा, कुछ माइनर ब्रेकडाउन आ गया तो रुक जाएगी प्रोडक्शन, कुछ नॉर्मल डिलेज हो सकते हैं। तो जनरली अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो जनरली 80 से 90% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होती है अगर क्वेश्चन साइलेंट है। क्यों निकाल रहे हैं? ऐसे ही निकाल रहे हैं सर, क्वेश्चन में पूछ लिया बताओ कितनी प्रैक्टिकल कैपेसिटी है तो पता होना चाहिए, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या होता है पूछ लिया तो पता होना चाहिए। अब यहाँ पर 7000 टन हमने प्लांट लगाया तो करीब करीब आप मान लो कि इसका 630 टन, 630 टन या फिर 580 से 630 टन के बीच में इसकी कुछ प्रैक्टिकल कैपेसिटी होगी, ऑपरेटिंग कैपेसिटी होगी। क्वेश्चन में गिवन है कि हाँ इतना टाइम लगेगा हमें रिपेयर के लिए, कुछ टाइम, इतना माइनर ब्रेकडाउन, सेटअप टाइम लगेगा, नॉर्मल डिलेज लगेंगे, माइनस कर दो, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से माइनस कर दो, इतना टाइम लग रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी प्रैक्टिकल कैपेसिटी कितनी है। और फिर आपकी आती है नॉर्मल कैपेसिटी। मतलब कि प्रैक्टिकल कैपेसिटी में तो हमने लगभग जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है उसमें सारी हमने माइनर ब्रेकडाउन वगैरह सब माइनस कर लिए, पर हमने एक चीज माइनस नहीं करी, वो है हमारा प्रोडक्टिव कैपेसिटी लॉस्ट ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। कि अगर मेरे मार्केट में ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे, ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो मैं क्या बोलूंगा भाई? मैं बोलूंगा प्रैक्टिकली तो मैं ऑपरेट कर सकता हूं 6000 टन पे, पर नॉर्मल जो मेरी कैपेसिटी है वो ऑर्डर्स कम आने की वजह से 5000 टन ही है। पूरे साल में मैं 5000 टन ही बनाता हूँ क्योंकि डिमांड कम चल रही है और नॉर्मली हम इतना ही बना पाएंगे, हमारी प्रोडक्ट की इतनी ही डिमांड है, उसके हिसाब से हम इतना ही प्रोडक्ट बना पाएंगे और इतने कैपेसिटी पर हम चलाएंगे, वो आपकी नॉर्मल कैपेसिटी हो गई। ये मुझे कहाँ से पता लगा सर? ये आपकी बुक में नहीं है, ये मुझे पता लगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। CA में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ाए जाते और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिस स्टैंडर्ड में ये गिवन है कि जो आपकी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल कैपेसिटी का पार्ट नहीं बनते। इसके लिए प्रैक्टिकल कैपेसिटी से आप माइनस कर दीजिए। अगर आपके ऑर्डर्स कम हैं, उस वजह से आप कम पर प्लांट चला रहे हैं, तो उतने को आप माइनस कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा नॉर्मली आप प्लांट कितने पर चलाने वाले हैं। Volume of production service is achievable on an average over a period of time under normal circumstances, that is after normal idle time, setup time। जो आपने प्रैक्टिकल कैपेसिटी के लिए माइनस किया था वो सब तो माइनस कर ही दीजिए, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से सब माइनस कर दीजिए, और साथ में ये भी माइनस कर दीजिए कि अगर आपको डिमांड कम आने वाली है और उससे आप कम पर प्लांट चलाने वाले हैं तो उसे भी आप माइनस कर दीजिए। एक्चुअल कैपेसिटी होती है, एक्चुअली में जो आपने प्लांट चलाया वो आपकी एक्चुअल कैपेसिटी होती है। डिफरेंस क्या आएगा सर? आइडल कैपेसिटी आ जाएगा। अगर आपने नॉर्मल कैपेसिटी आपकी अच्छी है और एक्चुअली में आप कम बनाते हो तो बाकी आपका आइडल टाइम हो गया। द डिपार्टमेंट ऑन विच कॉस्ट आर एलोकेटेड आर नोन एज कॉस्ट सेंटर्स। जी हाँ, जो डिपार्टमेंट है जिसमें हमने कॉस्ट डाली थी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, 2, 3, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A, B, C जो भी थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो हैं आपके, वो सारे के सारे आपके कॉस्ट सेंटर्स हैं। और कॉस्ट सेंटर का मतलब है जो डिपार्टमेंट कॉस्ट इनकर कर रहा है वो उसका कॉस्ट सेंटर हो गया। और हमारा टारगेट होता है मैनेजमेंट का कि इस कॉस्ट सेंटर की हम कॉस्ट कम कैसे करें, हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर। दूसरा हमारा प्रॉफिट सेंटर भी होता है, कोई रेवेन्यू सेंटर भी होता है,
जहां पर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वहां पर कोशिश करेंगे अच्छा रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा जनरेट कैसे करें इस डिपार्टमेंट का। तो हर जगह के ऑब्जेक्टिव से बदल जाते हैं डिपेंडिंग ऑन कि भैया वो कौन सा सेंटर है। यहां तक की बात अगर समझ में आ गई तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे कुछ नहीं है सर, आगे सिर्फ क्वेश्चन आंसर हैं, एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन है, एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन है, एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन है, चैप्टर खत्म। चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। जितने भी ओवरहेड के कॉन्सेप्ट थे कि ऊपर के खर्चे निकालते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं, एक प्रोडक्ट है तो एक रेट निकालोगे काम चलेगा, अलग अलग प्रोडक्ट है अलग अलग डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एक रेट निकाल लीजिए। अब सर्विस डिपार्टमेंट भी है, वहां पर भी कॉस्ट इनकर हो रही है फैक्ट्री के अंदर, तो सभी का क्या करेंगे सर, हम हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अलग रेट निकाल लेंगे, जिसके लिए पहले हमें एलोकेशन करनी पड़ती है, यानी कि जो जिस डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक एक्सपेंसेस है उसमें डाल दीजिए, और जो एक्सपेंसेस को आप उन डिपार्टमेंट में नहीं डाल पा रहे हो उसे एक सर्टेन रेशो में जितने भी डिपार्टमेंट है फैक्ट्री के अंदर उन सभी में बांट दीजिए, अपोर्शन कर दीजिए। अपोर्शन हो गया, उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट में तो प्रोडक्ट कभी जाएगा नहीं बनने के लिए, तो अल्टीमेटली जो सर्विस डिपार्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिन भी डिपार्टमेंट्स को, उनमें फिर से उसको री अपोर्शन कर दीजिए कॉस्ट को, ताकि अल्टीमेटली आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ जाए, ओवरहेड्स की कॉस्ट आ जाए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए की, बी की, सी की, 1 की, 2 की, 3 की। सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है उसे रीअपोर्शन करने के कई तरीके हो सकते हैं। डायरेक्टली एक सर्विस डिपार्टमेंट का कर दिया हमने, फिर दूसरे का कर दिया, या पहले उसका करा जिसमें नंबर ऑफ सर्विसेज जो ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बाकी सभी डिपार्टमेंट्स में, प्रोडक्शन और बाकी सर्विस डिपार्टमेंट जो उसकी सर्विस ले रहे हैं, और फिर हमने उस सर्विस डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो उससे कम नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ये दूसरा आपका मेथड हो गया, स्टेप मेथड हो गया, नॉन रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल मेथड में आप इक्वेशन बना लीजिए, ट्रायल एरर से कर लीजिए या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से कर लीजिए, आंसर सेम ही आएगा, तीनों के लॉजिक सेम है। इक्वेशन बनाना सेम सही रहता है क्योंकि उसमें हमेशा एग्जैक्ट आंसर निकलता है। इसके बाद जो ऑफिस एडमिन के एक्सपेंस है उसे भी आप एक किसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को भी आप किसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया ओवरहेड का, और नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल करने स्टार्ट कर देंगे। 2-3 एग्जाम्पल्स मैं आपको कराऊंगा ताकि जो हमने कॉन्सेप्ट अभी बिल्डअप करे हैं आपके माइंड में उसको हम टेस्ट कर पाएं कि इसे प्रैक्टिकली कैसे लगाना है, और उसके बाद फिर मैं आपकी बुक के क्वेश्चंस आपको करवाने स्टार्ट कर दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी नोट्स हैं आपके जो मैंने आपको दिए हैं, ये learnzup.com पर आप सब लोग हैं तो वहाँ पर कोर्स मटेरियल सेक्शन में आपको नोट्स मिलेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, 3-4-5 बार जितनी बार पढ़ सकते हैं उसे पढ़िए, आराम से सोच सोच के पढ़िए, अच्छा क्या लिखा हुआ है दोबारा से देख लेते हैं, क्या लेक्चर में बोला है, क्या यहाँ लिखा है, अपने माइंड में कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आना क्योंकि हम एग्जाम्पल करेंगे, और एग्जाम्पल करने के बाद भी थोड़ा टाइम उन एग्जाम्पल्स पर देना कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट था, एग्जाम्पल में ऐसे लगता है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ लोगे तो भी नुकसान नहीं है। सर मैं आपको 100 पेजेस में पूरा कॉस्ट अकाउंटेंसी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, 100 पेजेस में बस। हाँ, बुक के कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको मार्क करने हैं ताकि आप नेक्स्ट टाइम रिविजन कर पाएँ, मैं आपको मार्क करवा दूंगा। और बस यही है सर, इसको अच्छे से रिवाइज करिए, एग्जाम्पल करेंगे उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, इसी से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी। फिर आपके लिए होमवर्क में आरटीपी के क्वेश्चंस और जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस है उसको बाद में प्रैक्टिस करते रहिएगा। ट्राई करते हैं भाई, अपना दिमाग लगाते हैं, कुछ भी डेटा गिवन है इस डेटा से ये डेटा बनाना है बना लीजिए सर, अपना दिमाग लगाइए, अगर ऐसा है ऐसा ऐसा तो ऐसा क्यों नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।